नमस्कार, मैं अनिल सकरवा। कक्षा 12 के सिलेबस में डे 91 में है और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चैप्टर अपना चल रहा है चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। चुंबकत्व के बारे में काफ़ी बातें हमने पढ़ ली हैं, गुणधर्म के बारे में बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ राशियां हैं जो चुंबकत्व के लिए यूज़ की जाती हैं और चुंबकत्व के कुछ टॉपिक को समझने में काम आती है। इनमें 2-4 परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जो आगे के सभी टॉपिक्स में हमें 2-4 टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनमें काम आएगी। उनमें से सबसे पहले बात करते हैं, पहले 2-3 वर्ड्स में हम अंतर स्पष्ट कर लें ताकि हमें डेफिनेशन समझने में, उनको लिखने में, उनके फॉर्मूलाज लेने में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ वर्ड्स यूज करते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र वर्ड यूज कर रहे हैं पूरे चैप्टर में एक, तो दूसरा यूज कर रहे हैं चुंबकीय प्रेरण। ये दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखें। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, सबका मतलब एक ही है। एक वर्ड यूज करेंगे अब हम, चुंबकन क्षेत्र। मैग्नेटाइजेशन फील्ड बोलते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र। और तीसरा जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे चुंबकन तीव्रता। इनकी डेफिनेशन भी हम लिख लेंगे, पहले बात कर लेते हैं। अब ये देखो, तीनों वर्ड देखने में एक जैसे लग रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। इनको सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ लें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकन क्षेत्र क्या है और चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कोई भी मान लो चुंबक कह दें या जहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई वायर है तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है तो भी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जितना कंप्लीट जो क्षेत्र है, जो प्रभाव, जैसे चुंबक का प्रभाव जितना दूरी तक जाता है वो उसका क्या कहलाता है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी भी चुंबक का, ये चुंबकीय पदार्थ का प्रभाव जहां तक रहता है वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जो नॉर्मल बात हम करते हैं। चुंबकन क्षेत्र क्या है? अगर किसी अन्य पदार्थ को चुंबकित करना है, चुंबकित करने का मतलब है उसमें भी चुंबकत्व के गुण उत्पन्न करने हैं, उसमें भी चुंबकत्व के गुण लाने हैं। जैसे नॉर्मल हम क्या करें कि चुंबक ले लिया, कोई ब्लेड ले ली, लोहे की पतली पत्ती ले ली कोई, और उसको चुंबक पे बार बार रगड़ें तो क्या देखेंगे, वो जो हमने हमारे पास ब्लेड या लोहे की पत्ती है कोई, वो भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाएगी। यानी वो भी अगर लोहे के कोई बारीक पार्टिकल्स है तो वो भी उनको अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब उसमें भी चुंबकीय गुण आ गए हैं, इसका मतलब उसमें भी चुंबकत्व आ चुका है। तो जिस पदार्थ को चुंबकित करना है, चुंबकित करने का मतलब हो गया कि जिसमें चुंबकीय गुण लाना चाहते हैं हम, उस पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जितना प्रभाव उस पदार्थ पे आता है, चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रभाव आता है उसको चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र तो क्या हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया। अब मान लो यहाँ हमने कोई पदार्थ रख दिया, इसको हम चुंबकित करना चाहते हैं, ये पदार्थ रख दिया हमने, तो इस पर तो कौन सा प्रभाव आ रहा है, ये प्रभाव आ रहा है इतना। तो ये इतना जो भाग है इसके लिए वो क्या हो जाएगा, चुंबकन क्षेत्र। पूरा क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। आगे बस समझ में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, लेकिन समझे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है पूरा पार्ट, पूरा जहां तक उसका प्रभाव है वो चुंबकीय क्षेत्र है। जहां हमने कोई मटेरियल रखा है उस पर जितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, जितना आ रहा है, जितनी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है उस पर आरोपित हो रहा है, वो चुंबकन क्षेत्र है। तीसरी बात आती है चुंबकन तीव्रता। उसमें से अब जितना इसके ऊपर आएगा वो सारा ये ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं है।
हर पदार्थ की क्षमता अलग अलग होती है चुंबकत्व को ग्रहण करने की, उसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हर पदार्थ की जो क्षमता है वो अलग अलग रहती है, इसलिए पदार्थ जितनी मात्रा में ग्रहण कर लेता है चुंबकत्व का गुण, उसे कहते हैं चुंबकन तीव्रता। तो ये तो वो है जो ग्रहण किया गया है, इसलिए इसको परिभाषित ऐसे कर देते हैं कि इकाई आयतन में कुल चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण कब आएगा? तो चुंबक तब आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे डिफाइन कर देते हैं? पदार्थ के इकाई आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण, कुल परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो है वो चुंबकन तीव्रता कहलाती है। सिंपल भाषा में हम इनमें अंतर करें तो ऐसे समझ सकते हैं, ये जो पूरा कुल क्षेत्र होता है किसी भी पदार्थ के कारण, चुंबकीय पदार्थ के कारण, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। जितना प्रभाव किसी ऐसे पदार्थ पर आरोपित होता है चुंबकत्व का, जिसे हमें चुंबकित करना है, वो उसका चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। जितना उस पे आ रहा है, मटेरियल पे आ रहा है। और अब वो मटेरियल पे आ गई बात, वो मटेरियल जितना ग्रहण कर रहा है वो क्या कहलाती है? चुंबकन तीव्रता। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है, इन्हीं को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको चुंबकन तीव्रता कैसे परिभाषित करेंगे? किसी पदार्थ के, लिख देता हूं इसी परिभाषा में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में कुल चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाते हैं। आई से लिखते हैं इंटेंसिटी, आई से। तो इसको एम चुंबकीय आघूर्ण है, एम नेट लिखते हैं, नेट मतलब परिणामी कुल। और कितने में? इकाई आयतन में। तो कुल आयतन कितना है? वी आयतन में कितना है? एम है। इकाई आयतन में कितना हो जाएगा? एम अपॉन वी। तो क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय वी। ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये डेफिनेशन जो पूछ ली जाती है, एक दो बातें परिभाषाओं के बारे में और करते हैं। यहाँ से इसका मात्रक जरूर आप ध्यान रखें। 20 चैप्टर में आप मात्रकों पे जरूर विशेष ध्यान रखें। मात्रक पूछ लिए जा सकते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती है, इसमें से एक दो नियम और पढ़ेंगे वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखो, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या आयतन का? मीटर क्यूब। कैंसिल आउट हो गया तो मात्रक क्या बचा इसका? एम्पियर पर मीटर। इसीलिए आप इनकी मात्रक जरूर ध्यान रखें और कोशिश करें भी सोल्व करके निकाल ले, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो जब भी पूछ जाए तब भी सोल्व कर ले, कि आपको याद नहीं है और डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन से फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले से मात्रक लिखेंगे, और मात्रक से अगर बीमा पूछ ली जाए तो बीमा भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में 11th क्लास में हमने पढ़ लिया है। और अभी 11th की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो ऐसे टॉपिक्स में जो 11th से रिलेटेड है तो आप 11th की भी क्लासेस देख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें ये बात तो गई चुंबकन तीव्रता की परिभाषा और उसका फॉर्मूला और उसका मात्रक। अब आगे एक दो परिभाषाओं के बारे में और बात करते हैं। बेसिक समझने के लिए आप इसका डिफरेंस जरूर ध्यान रखें, या आपको अंतर पता होगा तो आप उसमें थोड़ा सा उसको लिखने में आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अब डेफिनेशन लेते हैं इसमें। चुंबकन क्षेत्र, अभी बात हमने कर ही ली है, क्या लिख देता हूं मैं? चुंबकन क्षेत्र H से लिख देते हैं, B से चुंबकन क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिख देते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी उसी को कहते हैं, ध्यान रखना B से कह देते हैं। उसके लिए माध्यम के लिए B ले लेते हैं और निर्वात के लिए B0 या B0 कहते हैं, हमने B0 ले लेते हैं। तो इसकी परिभाषा भी हमने बात की, किसी पदार्थ को के लिए वह भाग जिसमें उसको चुंबकित करने के लिए रखा जाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, या चुंबकीय क्षेत्र का वह भाग जो किसी पदार्थ पे आरोपित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए रखा गया हो, वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित
करने के लिए रखा गया हो, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। एच से लिखते हैं, एच इज इक्वल टू फॉर्मूले डिफाइन करते इसको बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से एक बार ये भी लिख सकते हैं भाई, बी नोट की जरूरत पड़े तो हम म्यू नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। म्यू नोट क्या है, पहले बात कर चुके हैं, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है ये। अगर निर्वात की जगह वहां कोई माध्यम उपस्थित है, कोई और माध्यम उपस्थित है, कोई और गैसीय एनवायरनमेंट हो या सॉलिड हो या लिक्विड एनवायरनमेंट है, तो वहां पर उस माध्यम के लिए हम क्या यूज करेंगे, म्यू यूज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, म्यू जो यूज होता है वो तो माध्यम के लिए है, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, और म्यू नोट जो है वो क्या है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। इसीलिए इसी तरह से बी नोट जो है वो निर्वात के लिए चुंबकीय प्रेरण है, बी अगर बात करें तो किसी माध्यम के लिए चुंबकीय प्रेरण है। तो इसको माध्यम की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी बात को भी माध्यम के लिए अगर इसे डिफाइन करें, कोई माध्यम, ये तो निर्वात के लिए है, माध्यम के लिए डिफाइन करें तो ये बी आ जाएगा और ये म्यू आ जाएगा। कुछ किताबों में इसे बी एम लिख देते हैं, तो आप ये ध्यान रखना बी एम का मतलब भी वही है, एम फॉर मीडियम है यहाँ, ठीक है। जैसे एफ को हमने भी बल को ऐसे लिखा था जब हमने पहले चैप्टर में बात की थी कूलाम की नियम में। तो निर्वात के लिए F0 ले लेते हैं और माध्यम के लिए FM ले लेते हैं। तो FM भी लिख दें या F भी लिख दें तो दोनों का मतलब वहां एक ही होगा। M नहीं लिखा गया तो भी वो, इसका मतलब क्या है, कोई माध्यम है यहाँ। निर्वात होगा तो 0 लगा हुआ, 0 मीडियम लगा हुआ दिखाई देगा, बी नोट एम म्यू नोट लिखा हुआ दिखाई देगा। नहीं है इसका मतलब क्या है, माध्यम है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अब यहाँ से B का फॉर्मूला ले लिए तो क्या आ जाएगा, म्यू एच आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू एच। ये आ गई की इसकी डेफिनेशन इसकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है जो पूछ ली जाती है एग्जाम में। इसको मिटा देता हूँ इधर, थोड़ा स्पीड से अगर चलिए नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तो आप बाद में आप लिख सकते हैं उसे समझने के बाद में। और कोशिश करें खुद की लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप में पढ़ने में इजी रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो कोई भी पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो चुंबकित होता है, ठीक है। कितना चुंबकित होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगा, उसका नेचर कैसा है, उसे ही प्रवृत्ति कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के द्वारा चुंबकत्व को ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो प्रवृत्ति है, वही उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आप इसे लिख लें, चुंबकीय प्रवृत्ति। ये हमने विद्युत प्रवृत्ति भी पढ़ी है, उसी तरह से है ये बात। इसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई से लिखते हैं, ये काई सिंबल है और एम लिख देते हैं क्योंकि दो आ गए अपने पास, विद्युत के लिए आ गया तो उसको हम क्या लिख देते हैं, काई ई लिख सकते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, या ससेप्टिबिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इसकी परिभाषा लिख लें आप पहले कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है और उस चुंबकत्व को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, आई की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है क्योंकि ग्रहण किया हुआ मान क्या है, चुंबकन तीव्रता भी हमने बात की, जितना ग्रहण करता है वो आई कहलाता है, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एच पे डिपेंड करेगा। एच क्या है, जितना आरोपित होता है। अगर मान लो आरोपित ही कम हो रहा है तो ग्रहण भी क्या होगा, कम होगा। वहां मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चुंबकन क्षेत्र है ही कम, आई कम रहा है, पदार्थ की ग्रहण करने की क्षमता है लेकिन आरोपित कम हो रहा है, आ कम रहा है वहां, तो ग्रहण भी कम ही कर पाएगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना आ रहा है, उसमें से कितना लिया जा रहा है। इसका मतलब
पर जो चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो ये बात ध्यान रखें, चुंबकन तीव्रता क्या लेते हैं हम, आई लेते हैं, चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होती है। आई समानुपाती H, आई समानुपाती H और समानुपाती सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नियतांक। वो जो नियतांक है वो ये डिफाइन करता है चुंबकीय प्रवृत्ति को, तो उसको लिखते हैं काई एम से H। यहाँ काई एम क्या है, एक नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब काई एम को डिफाइन करना हो, काई को डिफाइन करना हो चुंबकीय प्रवृत्ति को, तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको आई अपॉन एच लिख सकते हैं। तो यहां से समीकरण 1 दे दो चाहिए से, समीकरण 1 से काई एम इज इक्वल टू क्या देगा, आई अपॉन एच, समीकरण नंबर 2 ये लिख सकते हैं। यहां से आप इसका मात्रक भी बता सकते हैं, वीमा इन मात्रक इन राशि है। देखो आई और एच क्या है, अलग अलग वैल्यूज नहीं है, आई और एच अलग अलग वैल्यूज किस लिए, अमाउंट ही आधार पे अलग अलग है। एच तो वो अमाउंट है मैग्नेटिक फील्ड का जो किसी पदार्थ पर आरोपित होता है, आई वो अमाउंट है जो उसको उसमें से ग्रहण करता है। तो जो आ रहा है उसी में से तो लिया जा रहा है, आ क्या रहा है चुंबकन क्षेत्र, तो उसी का ही कुछ भाग ले रहे हैं, तो वही वैल्यू ली जा रही है, तो उसका मात्रक भी वही है और आई का मात्रक भी वही है। इसका मतलब हमने लिखा नहीं शायद यहाँ, चुंबकन क्षेत्र का मात्रक भी वही होता है जो चुंबकन तीव्रता का मात्रक होता है। तो यहां से अगर आप इसका काई एम का मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर, और इसका मात्रक भी क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर। कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 1। इसका मतलब ये किस प्रकार की राशि है, ये विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये एक नियतांक होती है और जिसे जो क्या बताती है कि कोई भी पदार्थ जो है वो कितना चुंबकत्व ग्रहण कर रहा है, उसकी क्षमता कितनी है, वो बात बताती है, इसलिए इसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये 2-3 परिभाषाएं जो है वो इनका हम आगे यूज करेंगे। एक परिभाषा की और बात कर लेते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता इसे मिटा देता हूँ। ये आप फॉर्मूले जरूर ध्यान रखें, बी एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट या बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ठीक है, यहाँ से अगर इसको माध्यम के लिए डिफाइन करें तो रिलेशन आ जाए बी इज इक्वल टू म्यू एच, काई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच, आई इज इक्वल टू काई एम इनटू एच। तो ये आप इनके बारे में ध्यान रखें। न्यूमेरिकल्स में भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं पूछ जाते हैं, कम ही चांसेस हैं, लेकिन बाकी एक हम डेरिवेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इन राशियों में संबंध आपस में, काई में और इनके अंदर म्यू नॉट और म्यू, और अभी आपेक्षिक पारगम्यता की बात कर लेंगे म्यू आर, उनमें आपस में क्या संबंध होता है, उस संबंध की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसमें फिर हम थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, हमें सारे फॉर्मूले, वी नो दैट आई इज इक्वल टू काई एम इनटू एच, वी नो दैट बी इज इक्वल टू म्यू एच, वी नो दैट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, यानी सब बातें हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, कोई भी पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ, जब चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, तो अगर हम पदार्थ की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि चुंबकीय पदार्थ है, उसमें चुंबकीय गुण है। चुंबकीय पदार्थ में से चुंबकीय रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता होती है, कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजरेंगी, उसको क्या कहते हैं, उसको ही चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। किसी भी पदार्थ से चुंबकीय रेखाओं के गुजरने की क्षमता, लिख लिया आपने, किसी भी पदार्थ से चुंबकीय रेखाओं के गुजरने की क्षमता चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है।
इसे चुंबकशीलता भी कहते हैं। एक बार और इसका नाम है चुंबकशीलता, ये भी लिख देते हैं चुंबकशीलता, तो ध्यान रखना। चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता दोनों का मतलब एक ही है। अब इनमें रिलेशन देते हैं। अब 3 हो गए भाई। निर्वात के लिए हमने बात कर ली, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, क्या है μ0। माध्यम की बात कर ली हमने, क्या है μr। अब आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, आपेक्षिक निरपेक्ष, इसका मतलब क्या है तुलनात्मक, तो इसको लिखते हैं μr से। ये आप जरूर ध्यान रखें, r इसके यहाँ पे लिखा नीचे यहाँ इस तरह μr, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसे। तो इसका μr का जो रिलेशन है वो होता है μr इज इक्वल टू μ/μ0। ये भी पूछ लेते हैं। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का सूत्र लिखिए या परिभाषित कीजिए, तो इसकी परिभाषा आ गई है। चुंबकीय पारगम्यता है चुंबकशीलता को नॉर्मल डिफाइन करें तो क्या होता है, पदार्थ से थ्योरेटिकल अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें तो कितनी चुंबकीय रेखाएं उसमें से जा सकती है, कितना चुंबकीय प्रभाव उसमें से जा सकता है, वो कहलाता है क्या, चुंबकीय पारगम्यता। अब निर्वात की स्थिति में है तो μ0 है, माध्यम की स्थिति में है तो μ है, और आपेक्षिक की तुलना है तो μr है। तो यहाँ से μr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ/μ0। ये वैल्यू आ गई। अब देखो अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए, केवल डायरेक्ट कहते भाई आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता को परिभाषित करो, तो क्या होगा, ये किसके लिए, माध्यम के लिए चुंबकीय पारगम्यता और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। ऐसे डिफाइन किया जा सकता है ऐसे μr। तो यहाँ से इनमें म्यू का अगर लिखे माध्यम के लिए तो इस तरह से भी लिखा जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये बात यूज हो जाती है, वहां पर आपको माध्यम के लिए वैल्यू नहीं दी जाती है, लेकिन आपेक्षिक वैल्यू दे दी जाती है, और फॉर्मूला माध्यम के रूप में दे दिया जाए मान लो, या यूज करना हो, तो फिर आप क्या करोगे, आपेक्षिक पारगम्यता दे दी तो μ0 तो हमें पता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, तो उससे गुणा करके क्या कर देंगे, किस में माध्यम में चेंज हो जाएगा। तो अगर कहीं पर म्यू लिखा है तो म्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, μr × μ0। तो ये सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। परिभाषाओं के साथ साथ इनमें जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं। इनको आप समझ लें, रिवाइज कर लें, लिख के देख लें, याद कर लें, तो फिर अगली क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। वरना नेक्स्ट क्लास में हम सारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट यूज करेंगे और एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, एक रिलेशन डेराइव करेंगे, तो उसमें वहाँ ये सब बातें डायरेक्ट यूज होंगी। हम इनको शॉर्ट में जरूर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना बार बार इतना डिफाइन नहीं करेंगे, इसलिए इनको अच्छी तरह समझ लें। अगर इनमें दिक्कत रहेगी तो फिर आगे उसमें नेक्स्ट क्लास में दिक्कत आएगी। बाकी बातें जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़ लें। थैंक यू।